ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದೇಶದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 2002ರ ಗುಜರಾತ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ 2012-13ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ ಬರಲಾದ ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂಬ ಸ್ಲೋಗನ್. ಇವತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂಬ ಪದವೇ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನು ಮರೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಗುಜರಾತ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಬಳಿಕ ಗುಜರಾತ್ ಹೇಗಿದೆ? ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ? ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನು? ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾರತಮ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಯೇ? ಮುಸ್ಲಿಮರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅನುಪಾತ ಏನು? ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ? ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಿರಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ? ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಸತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವೇ? ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ನಿಜಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ಜೊತೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಖಾಲಿದ್ ಶೇಖ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 2002ರ ಗುಜರಾತ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಬಳಿಕ ಕೋಟಾ, UAPA, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಮಾಅತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್, ಜಮಿಯತೆ ಉಲಮಾಯೆ ಹಿಂದ್ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ರಚಿಸಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಹಾಲ್ ನಡೆಸಿದ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ. नाज़रीन, सनमार्गा न्यूज़ में मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। जब भी गुजरात के बारे में बाहर के लोग या फिर गुजरात के अलावा दूसरे राज्यों के लोग जब भी गुजरात के बारे में सुनते हैं, उनके दिमाग में एक बात आती है 2002 में जो गुजरात में जो जिनोसाइड हुआ था उसके बारे में, और लोग ये समझते हैं कि वो एक मुस्लिम विरोधी राज्य है। तो इन कुछ उन्वान पर आज गुफ्तगू हम करेंगे। तो आज हमारे साथ एडवोकेट खालिद शेख साहब हैं। वो अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, गुजरात हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जमात इस्लामी हिंद, जमियतुल उलमाए हिंद, मजलिस मुशावरत, मिली काउंसिल, इन सभी तंजीमों का एक जो मुस्लिम हित रक्षक समिति है उसके लीगल एडवाइज़र के रूप में भी आप अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ सर। और आपसे सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि गुजरात का आज का माहौल कैसा है? 2002 के मुस्लिम जिनोसाइड या फिर 2002 में जो दंगे हुए थे उसके बाद आज का माहौल कैसा है? आज का माहौल तो गुजरात का लगभग वैसा ही है जैसा पूरे देश का है, तकरीबन वैसा ही माहौल है। और जिस तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरह से जा रही है सब जगह, गुजरात में भी वही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। गुजरात में भी वैसे ही माहौल है। लोगों में डर है क्या? मुसलमान में जो डर बाहर दिख रहा है गुजरात के बारे में, असल में क्या वो डर है? नहीं, जितना बाहर में जहाँ भी गया बाहर, तो मेरे को लोग ये सवाल पूछते ही रहते हैं अक्सर कि आप गुजरात से आते हैं, तो लोग फ़ौरन 2002 की बात करते हैं। तो उसके बाद इतना सब भी जो एकदम डिस्क्रिमिनेशन तो जो ऑल जगह है उसी तरह का है, जो यानी ऐसा कोई अलग से कोई डिस्क्रिमिनेशन या अलग से कोई मुसलमानों को मिलना ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो फैसिलिटीज़ वगैरह में है तो थोड़ा सा जो डेवलपमेंट हुआ है 2002 के बाद, जितना भी नए इलाके डेवलप हुए हैं, जो कुछ भी हुआ है, तो उसमें प्रेफरेंस दिया जाता है मेजॉरिटी को, माइनॉरिटीज़ को कम वो दिया है। माइनॉरिटी इलाके पर इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। उसके लिए उनको अपना हक लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उनको फाइट करनी पड़ती है। 2002 के बाद जो भी केसेस दर्ज हुए थे गुजरात जिनोसाइड के हवाले से, जो भी केसेस दर्ज हुए थे, उनके आरोपियों को क्या सज़ा हुई है? हुई है सज़ा। उसके बाद उसमें जो कुछ NGOs ने उसको टेकअप किया था केसेस को, जैसे तीस्ता सेतलवाड़ ने एक टीम बनाई थी और वो सब चीज़ उन लोगों ने, एक NGO ने काम किया और विक्टिम्स जो थे, विक्टिम को सपोर्ट मिला। उस वक्त की सेंट्रल गवर्नमेंट ने CRPF वगैरह का सब उनको सिक्योरिटी दी थी। तो उसके बाद वो केस चले और उसमें रिजल्ट भी आया, काफ़ी जगह पर सज़ा हुई है उन लोगों को। आपका क्या रोल रहा था? कोटा, UAPA ऐसे केसेस में आप ज़्यादातर? हाँ, मैं उसमें, क्योंकि जनरली क्रिमिनल सिस्टम में दो टाइप के होते हैं। एक होता है कंप्लेनेंट साइड, जैसे कि ये जिनोसाइड में जिन लोग विक्टिम थे, जिनके घर जलाए गए थे, जिनको मारा था, जिनके लोगों को, तो वो एक उनकी तरफ से
कंप्लेनेंट की तरफ से लोगों ने काम किया। उसके बाद 2003 से इन्होंने क्या किया कि ये जो मुस्लिम यंग लड़कों को और ख़ास तौर पर मुसलमानों के जो मज़हबी लोग हैं उसमें इन्होंने यानी वहाँ तक भी कि जो तबलीग जमात के लोग या इस तरह के जो लोग साइलेंट कुछ अच्छा काम करते हैं और कभी भी देश विरोधी कोई गतिविधि में नहीं होते, ऐसे लोगों को भी उन्होंने 2003 के बाद, जैसे उसमें एक मैं नाम लूँगा मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब का, कि जिनको अक्षरधाम केस में फंसाया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत यानी क्लीन चिट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो सारे केसेस से मैं जुड़ा हुआ रहा। पोटा के केस हैं, UAPA के केसेस से मैं 2003 से ही जुड़ा हुआ रहा और अब तक उस सारे केस देख रहा हूँ मैं। ये गुजरात मॉडल क्या है? ऐसा कोई मॉडल है क्या या फिर ऐसे गुजरात मॉडल तो है, वो जिसको लेबोरेटरी कहा जाता है, वो लेबोरेटरी तो है। उसका रिजल्ट अच्छा आपने मॉडल देखा है या फिर बुरा उसका मॉडल? रिजल्ट आपने देखा, बाबरी मस्जिद जिस तरह से गिराई गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब गुजरात कई लोगों का मॉडल है। 5वीं बार लगातार बीजेपी वहाँ पे अधिकार में आ रही है, क्यों है? अभिवृद्धि के नाम में है या फिर ऐसे ही नहीं, उसमें जैसा हम देखते हैं ऑल इंडिया लेवल पर विपक्ष की जो एकता नहीं है और ख़ासतौर पर वहाँ तो एक ही पार्टी है कांग्रेस, तो कांग्रेस का जो जिस तरह से जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ देखा ही जाता है कि बीजेपी को लोग ये तो कहते हैं कि वो उस तरह से जाती है कि विकास के नाम पर या उसके बाद, लेकिन वो जाति पॉलिटिक्स ज़्यादा खेलती है और उसमें लोगों को जाति के नाम पर फिर कुछ नेताओं को अपने पुराने कुछ केसेस या झूठे केसेस के लिए भी डराते हैं। तो गुजरात में अभी लास्ट इलेक्शन में 2017 के बाद तो कांग्रेस और बीजेपी तक लगभग इक्वल टाइप ही था, लेकिन कुछ कांग्रेस के लोग बीजेपी में चले गए, इसकी वजह से भी नुकसान हुआ उधर। लोग साथ रहते हैं या फिर ऐसा है कि मुस्लिमों का अलग ही एक गली है, इस तरह से है क्या? 2002 के बाद हुआ है। गुजरात का राइट्स का इतिहास बहुत पुराना है। 1969 में बहुत एक हुआ था जिनोसाइड, उसके बाद 85 में राइट्स हुए, 92 में हुए और 2002 एक बहुत बड़ा जिनोसाइड था। उसके बाद से एक फ्रैक्शन हुआ है बड़े बड़े सिटीज़ में और गाँव में भी लोग इलाका वाइज धीरे धीरे शिफ्ट हुए हैं, यानी कि जो लोग बिल्कुल सेक्युलर थे उनके घरों पर भी 2002 में हमले हुए उनको भी, और जो लोग रात दिन हिंदुओं के साथ मिलकर कारोबार करते थे या पार्टनर्स थे उनकी भी चीज़ों को नुकसान हुआ है। तो उसके बाद एक डिस्क्रिमिनेशन हो गया, यानी पार्टीशन हो गया है। अगर हम इतिहास को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा जो जिनोसाइड्स हुए हैं, जहाँ पर भी ऐसे हत्याकांड हुए हैं, हम वहाँ के मीडिया का बहुत बड़ा रोल उसमें देखते हैं। जो प्रोपेगेंडा वो स्प्रेड करते हैं उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो गुजरात के न्यूज़पेपर्स, गुजरात के टीवी चैनल्स, इनका क्या रोल रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, मीडिया का रोल रहता है और मीडिया ही सब कुछ करवाता है, ये कहूँ तो भी गलत नहीं है, क्योंकि हम 85 का जैसे मैंने जिक्र किया तो वहाँ उस वक्त भी गुजरात का एक लोकल न्यूज़पेपर का बहुत काफ़ी रोल था। 2002 की बात करें तो उसमें भी मीडिया का काफ़ी रोल रहा है और उसके बाद अभी भी लगातार अभी आप जैसे लव जिहाद का आपने देखा, लव जिहाद को जिस तरह से पूरे इंडिया में उछाला जा रहा है उसमें गुजरात की मीडिया का ज़्यादा रोल है, क्योंकि ये इस तरह की कोई टर्मिनोलॉजी है नहीं। नई लॉ में जो 2003 का लॉ बनाया है रिलीजन के लिए परमिशन के लिए, जो कुछ भी लॉज बने हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के नाम पे जितने भी एक्ट बने हैं उसमें कहीं लव जिहाद का शब्द नहीं, लेकिन ये मीडिया का बनाया हुआ एक लेबोरेटरी से बना हुआ वर्ड है ये। और कैसे लिखते हैं मुसलमानों के बारे में? ओपन लिखते हैं या फिर जो पैसिव वॉइस जो होता है ऐसा होता है या फिर एक्टिव वॉइस में बात करते हैं? एक्टिव वॉइस, मुसलमानों की बात आती है तो एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है, यानी एक पूरा कहीं कभी नाम नहीं लिया जाता तो पूरा पिक्चराइज किया जाता है कि आप पर्टिकुलर जगह पर ही हाथ रख सकते हो। उसके अलावा वो ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा जो गुजरात में बदनाम करते हैं तो गौ वंश के नाम पर और गौ हत्या के नाम पर, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत सारे केसेस में नहीं होता है। उसके बिल के उसके मुकाबले में हम देखते हैं कि जो सेफ्रोनिस्ट पार्टीज़ है उनके लोग ज़्यादा इसमें है इन्वॉल्व, लेकिन उनके नाम पर कभी नहीं आता। सारा मुसलमान क्या कर रहे हैं इसके काउंटर करने के लिए? मुसलमानों का जो एजुकेशन का जो लेवल है कैसा है आज? मुसलमान इस सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए गुजरात में काफ़ी पॉजिटिव है, मैं उसकी सराहना भी करूँगा। हम मुसलमान वहाँ के बिल्कुल नीचे से अपने बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ा रहे हैं, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और भी दूसरे ख़ास तौर पर ये सिविल सर्विसेज में, और उसमें भी मुसलमानों को जाने के लिए वो लोग पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ताकि एक पॉजिटिव वे में लोग कंपटीशन के ज़रिए भी आगे आएँ। और ये जो कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन ऐसी नहीं है, पब्लिक जो है पब्लिक एट लार्ज तो काफ़ी सुख शांति में रहना चाहती है और अच्छी भी है वो।
विधानसभा में, गुजरात के विधानसभा में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कैसा है? क्या वहाँ पे इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन कैसा है? मुस्लिम्स के वोट को क्या वैल्यू है वहाँ पर? बीजेपी टिकट दे रहा है क्या मुस्लिम्स को? ऐसे कुछ। बीजेपी तो मुस्लिम्स को टिकट नहीं देता। लोकल बॉडीज़ में कहीं मुझे याद है, वहाँ तक मैं बहुत छोटा था तब, जब नई नई बीजेपी की 96 से पहले बीजेपी 96 में पावर में आई पहली बार, उससे पहले जो बीजेपी वहाँ कुछ करती थी, तो लोकल बॉडीज़ में 1-2 जगह उसने मुसलमानों को दिया, अभी भी लास्टली किसी गाँव में। बाकी जनरली MLA सीट आज तक कभी भी मुसलमान को ऑफ़र नहीं हुई बीजेपी की। बल्कि अभी तो जो नए प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, उनका तो ऐसा ऐलान है कि हम मुस्लिम मुक्त विधानसभा करेंगे। तो पिछली विधानसभा में 5 सीटें थी, उसके बाद अभी 3 सीटें हैं मुसलमानों की। और वो अब जिस तरह से ध्रुवीकरण आम आदमी पार्टी और मजलिस का गुजरात में एंट्री हुई है, तो देखते हैं किस तरह से क्या होता है। विपक्ष का क्या रोल रहा है? जिग्नेश मेवानी अभी रिसेंटली कांग्रेस को ज्वाइन हुए, और विपक्ष कैसा काम कर रहा है, और आगे के इलेक्शन में आप कैसे देखते हैं इसको? क्या रिजल्ट बदल सकता है कुछ? रिज़ल्ट तो बदलने के लिए कांग्रेस को मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसी कांग्रेस की मेहनत, जैसा मैंने देखा कि कांग्रेस जो मेहनत करनी चाहिए ऐसी करती नहीं है हमेशा। कांग्रेस में फ्रैक्शंस ज़्यादा हैं, और आपने अभी भी देखा पंजाब में और MP वगैरह में, कर्नाटक में जो सिचुएशन है वही सिचुएशन वहाँ भी है। वहाँ बल्कि गुजरात में हम ये कहें कि कांग्रेस में लीडर्स ज़्यादा हैं, सब उनके कार्यकर्ता कम है। तो भी ख़ास तौर पे नॉन मुस्लिम की बात मैं करूं तो उनके पास नेता बहुत हैं। जो मानव हक की जो लड़ाई है, जो लड़ाई करते हैं, जो एक्टिविस्ट्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालना, उनके ऊपर केसेस डालना, वो लगातार चल रहा है। वो भी चलता है और वो हुआ है, काफ़ी हुआ है। उसको कैसे देखते हैं आप? कैसे काउंटर कर सकते हैं? अगर ऐसे ही अगर केसेस डालते रहेंगे तो जो लोग लड़ाई कर रहे हैं उनका काउंट बहुत कम हो जाएगा। काउंट तो कम नहीं होगा, क्योंकि जो लोग इस फील्ड में आते हैं वो सोच समझ के ही आते हैं कि ये इस तरह के, जब हम सच्चाई का साथ देंगे तो दुनिया में हमेशा कहा है कि सच्चाई जीतती है और सच्चाई को तकलीफ़ सहन करनी पड़ती है। दुनिया में जिसने भी सच बात कही है, तो जो लोग ये इस तरह के लोग हैं, जो हमेशा उन लोगों का ये रहता है कि भाई जुल्म किसी पर भी हुआ हो तो अत्याचार को रोका जाए और अत्याचारी को सज़ा दिलाई जाए। तो उन लोगों को फिर जो करने वाले हैं, अब जो लोगों ने जुल्म किया है वो अब सत्ता में हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि उनको दबाया जाए। तो को लोग उसमें कुछ हुए भी हैं पीछे। फिर उसमें क्या हुआ है कि आजकल जो इस तरह के लोग अलग अलग दूसरी पार्टीज़ में चले गए हैं और वो अपना रास्ता देख रहे हैं। तो अगर किसी के ऊपर ऐसे केसेस हो रहे हैं तो क्या एडवाइस करेंगे? तो उनका जो पहला स्टेप्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? उनका पहला लीगल एडवाइस क्या होगा? लीगल एडवाइस तो यही कि उनको सबसे पहले जो एडवोकेट इस तरह के केसेस में, क्रिमिनल केस किए देखे हों या इस तरह के केसेस में, तो उनको मिलना चाहिए। और सबसे पहले बिला खौफ, अगर कोई पुलिस ऑफिसर गलत करता है तो उसके खिलाफ उनको रिपोर्ट करना चाहिए। जजिस को या कोर्ट ऑफ लॉ है उसमें जाकर एप्लीकेशन करना चाहिए। और अगर पुलिस लॉ के साथ उसको कर रही है तो उसके जो भी राइट्स हैं, रिमांड्स के ये वो, तो उसके लिए वकील को मिलके उनको उसको अवेल करना चाहिए। आप सिर्फ गुजरात में केसेस देख रहे हैं या फिर कहीं और भी? आप नहीं, फ़िलहाल तो मैं गुजरात में ही देखता हूँ, लेकिन अगर गुजरात के केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अपियर होता हूँ। और उसके अलावा अभी यहाँ आया हूँ तो एक हमारे गुजरात के लड़के का केस इधर है, तो उसको मैं लॉयर एंगेज करने के लिए जाता रहता हूँ। या गुजरात के जो लोग हैं या नॉन गुजरात के भी हैं और गुजरात की जेलों में बंद हैं या वो कहीं और हैं, तो उनके लिए मैं जाता रहता हूँ अलग अलग स्टेट। UAPA ऐसे कानूनों का अभी हाल ही में त्रिपुरा में बस सोशल मीडिया में लिखने के लिए 130 से ज़्यादा लोगों के ऊपर ऐसे ही UAPA डाल दिया। आपको क्या लगता है UAPA का सीरियसनेस इससे कम हो सकता है? रिसेंटली बहुत केसेस में बेल मिल रहे हैं UAPA में। बिल्कुल मिलेगा। UAPA में गुजरात में तो जब से ये पुराना 1967 वाला एक्ट था, 2004 में अमेंडमेंट हुआ, 2008 में हुआ, फिर अभी हुआ, तो जिस तरह से उसको और स्ट्रिंजेंट करते गए डे बाय डे, तो वो उसने अपनी वो खो दी है। आपकी बात सही है कि उसमें और पुराने में भी सजाएं नहीं होती थी और नए में भी बहुत मामूली है। और उसमें भी कुछ इन्होंने जो अभी 19 में जो अमेंडमेंट किया है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाद अब इंडिविजुअल को भी टारगेट करने की बात है, तो इंडिविजुअल को टारगेट इन्होंने अपने पॉलिटिकल मकसद के लिए, वो जिन लोगों को भी उन्होंने टारगेट करना था उसके लिए वो अमेंडमेंट किया है। तो उसका आपकी बात सही है, सीरियसनेस खो देगा वो। कंपनसेशन मिलते हैं क्या जो लोग बाहर आते हैं UAPA केस से, इनोसेंट प्रूव हो के जो बाहर आते हैं, उनका क्या?
हाल है? इस समय क्या है कि इंडियन हमारी जुडिशियरी सिस्टम बहुत लेंदी है और बहुत ज़्यादा इसमें सब्र मांगती है, तो लोग उस प्रोसेस में जाते नहीं हैं। जैसा कि अभी अब मैंने अक्षरधाम केस का जिक्र किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने टोटल क्लीन चिट दी है। हम लोगों ने कंपनसेशन सूट फाइल किया है, वो सूट फाइल किया है, मतलब वो सूट भी उसका रिजल्ट आते आते टाइम लगेगा। तो कैसे देखते हैं आप आज का माहौल को, और आपका क्या मैसेज रहेगा, क्या करना चाहिए आज के दौर में मुसलमानों को? माहौल तो डे बाय डे वर्स्ट होता जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को, और ये मुसलमान कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं हुए। मुसलमानों को तो उसके रब ने कुरान में ही कहा है कि वो कभी मायूस नहीं होता, वो कभी हारता नहीं है, वो कभी थकता नहीं है। वो सच्चाई के लिए दुनिया में आया है। जैसे कि सच्चाई के लिए सबसे पहले आदम आए थे, उसके बाद नूह और इब्राहीम, और पूरी एक सिलसिला है। हमारे आखिरी नबी जिनका अभी पैदाइश का महीना गया है, वो भी सच्चाई के लिए आए थे। तो हमको सच्चाई का साथ देना चाहिए, और इस्लाम की बात क्योंकि सच के साथ है, उसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। शुक्रिया। कुछ अजीम उन्वान पर हमने अब तक गुफ्तगू करते आए हैं। आपने हमारे साथ सनमार्गा के साथ गुफ्तगू की, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो नाजरीन, यही आज का स्पेशल प्रोग्राम था। ऐसे ही और ज़्यादा प्रोग्राम्स के लिए आप देखते रहिए सनमार्गा न्यूज़। ಇಂತಹ ಹಲವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿರಂತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಲು ಮರೆಯದಿರಿ.